आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल है एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन नोइंग कि ये वेट लॉस हम कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस वुड बी अ गुड जर्नी जो आज हम ये अगले 45 मिनट में करने जा रहे हैं। अलार्मिंग कुछ कंडीशन चल रही है पाकिस्तान में। अभी हम ये देखें कि एक तरफ हमें ऐसी बहुत सी पिक्चर्स देखने को मिलती हैं जिसमें बहुत ही सूखे से, दुबले से और अंडर नरिश्ड बच्चे नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ आप बहुत एक्सट्रीम भी आपको नज़र आती है, ओवर वेट पीपल, अ लॉट ऑफ ओवर वेट पीपल। बच्चे भी अब आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा चाइल्डहुड ओबेसिटी, और मे बी कहीं वो एक साइकी भी हमारी के गुपलू गुपलू बच्चे अच्छे लगते हैं और जो दुबले पतले बच्चे हैं वो हमें लगता है कि अंडर नरिश्ड हैं। लेकिन पिछले दिनों जो हमारा एक नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुआ उसके अंदर जो रेट्स देखे गए, उन्होंने कहा ओबेसिटी या मोटापा जो है वो जिस अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है उसमें प्रेडिक्शन ये है कि आगे पाकिस्तान में अंडर नरिश्ड होने से ज़्यादा ओवर न्यूट्रिशन यानी कि मोटापा जो है वो ज़्यादा बड़ा ख़तरा बन जाएगा। और अभी आप मैं अपनी पर्सनल जो प्रैक्टिस की भी बात करूँ ना, तो मैं समझूंगी कि बहुत सी जो क्रॉनिक डिजीज़ या जो भी मैं एडमिटेड पेशेंट्स भी देख रही हूँ ना, उसकी बेस लाइन कहीं ना कहीं मोटापा कहीं ना कहीं ख़राबी कर रहा होता है। हड्डियों के मसाइल हैं, आर्थराइटिस के हैं, हार्मोनल इश्यूज़ हैं, डायबिटीज़ सबसे बड़ी चीज़। तो अभी ये जो रीसेंट एक स्टडी शेयर हुई है डॉन में, तो उन्होंने बताया कि आधे पाकिस्तानी जो हैं वो तो ओवरवेट हो चुके हैं। दिस इज़ ए वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। अच्छा, और ये सारी अब मसाइल जो हैं इनके साथ मूड डिसऑर्डर्स। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार होते हैं तो उसमें स्टिल आप मेल नरिश्ड होते हैं। मेल नरिशमेंट का मतलब ये है कि अंडर लाइंग आपको थोड़ी थोड़ी डेफिशिएंसीज़ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों की चलती रहती हैं जो कि आपके मूड पे भी असरअंदाज होती हैं। तो वो भी आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी प्रोडक्टिविटी पे, आपके काम करने की सलाहियत पे, काम में दिल नहीं लगता, आप चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, उचाट हो जाते हैं, वो भी इसी से ताल्लुक़ है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि कोई ओवरवेट है या अंडरवेट है? उसके लिए एक बड़ा इजी सा क्राइटेरिया है विच इज़ कॉल्ड बॉडी मास इंडेक्स। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये असल में आपकी हाइट की, इसका एज से ताल्लुक़ नहीं होता। मतलब मेरे पास लोग आते हैं और मुझे कहते हैं हमारी एज के मुताबिक मेरा वज़न ठीक है कि नहीं, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे हम एज करते जाएंगे तो हमारा थोड़ा बल्कि होना बनता है। ख़ासतौर पर ख़वातीन कहती हैं, ख़वातीन ने शादी को कहीं रखा हुआ है क्राइटेरिया, तो मर्दों ने भी खैर कि जी शादी होगी तो उसके बाद मोटा होना बनता है। ऐसा कहीं कोई किसी साइंस से साबित नहीं है कि आपको कहीं भी लिबरलिटी मिल जाए इस बात की कि आप वज़न गेन कर सकते हैं। आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली जो एडल्ट हाइट आपने अचीव कर ली है 18-20 के उम्र में, उस पर आपका जो एक वज़न होना चाहिए वो सारी उम्र वही मेंटेन करना आपका फ़र्ज़ बनता है, उसी पे आप हेल्दी रह सकते हैं। तो इसके अंदर एक नॉर्मल क्राइटेरिया जो होता है, आप ये सेकेंड नंबर पे आप देखिए, तो ये एक हम वेट इन केजीज़ डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर लेके इसको करते हैं। तो जब हमारा ये इंडेक्स आए तो हम अगर 18.5 और 25 के बीच में आए तो वी कंसिडर इट एज नॉर्मल, कि अब नॉर्मल वज़न है। अच्छा, 30 से ऊपर ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी इट्सेल्फ एक बीमारी है। ओवरवेट होना तो वज़न की ज़्यादती, लेकिन मोटापा, ओबेसिटी जैसे उसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है, तो वो इट्सेल्फ बीमारी, यानी उसके बाद आप क्रॉनिक और दिल की बीमारियां या और उनका बस फिर आप उनको दावत ही दे रहे होते हैं। लेकिन एक सरप्राइजिंग सी चीज़ ये है कि रिसेंटली कुछ पिछले सालों में WHO ने हमें जब मुख्तलिफ रीजन्स पे काम किया, कॉन्टिनेंट्स पे काम किया, तो उन्होंने बताया कि एशियंस जो हैं, यानी हम पाकिस्तानी जो हैं, वो 23 पे ही ओवरवेट हो जाते हैं। यानी हमारे अंदर ज़्यादा चर्बी जो है, वो हमारा जिस्म ज़्यादा चिकनाई जो है उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो एक अमरीकी या कैनेडियन या दूसरे कॉन्टिनेंट्स का बंदा है, वो 25 पे जाके जिस बीमारी का शिकार होगा, हम उस पे बहुत कम वज़न पे उसका शिकार हो सकते हैं, रिस्क हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए वी हैव टू बी लीनर। लेकिन आप ये देखिए कि हमारा ओबेसिटी या मोटापा उस हिसाब से हमारा कम नहीं हो रहा। हम ज़्यादा देख रहे हैं कि समझते हैं कि उम्र ज़्यादा हो रही है, या हमारा काम ऐसा हो गया है, या रोबदार शख्सियत भी समझी जाती है कि अगर आप ज़रा होंगे तो अच्छा रोब वाला होगा, कोई पर्सनैलिटी होगी। एक तरीका और भी है अपने आप को नापने का, वो तो मैस हो गया ना। अच्छा, मैस में भी फिर मैं आपको ये बताऊं कि एक फ़ैट परसेंटेज भी होती है, लेकिन वो दैट इज़ एप्लीकेबल टू दोज पीपल जो जिम जाते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनका फिर फ़ैट परसेंटेज देखा जाता है। इस वक्त अगर आप में से बहुत ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज अगर नहीं करते और उनका सेडेनिटरी सा लाइफस्टाइल है, यानी बस अपना काम किया और हल्की फुल्की कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर ली और खाने पे भी जो मिला खा लिया, तो ज़्यादातर हम लोगों में फ़ैट परसेंटेज ज़्यादा ही होता है, क्योंकि हम लोग मसल्स वो ऐसी चीज़ें
जिनको अर्न करना पड़ता है, यानी यू हैव टू अर्न देम, यानी आपको बिल्ड करना पड़ेगा तभी आपका मसल मैस ज़्यादा होगा। अच्छा, कुछ लोग आते हैं वो दे डू टेक दिस एज एन एक्सक्यूज़, नहीं जी हमारी तो हड्डियाँ ही भारी हैं, नहीं जी हमारा तो मसल मैस ज़्यादा होगा, फैट नहीं होगा। दीज आर ऑल एक्सक्यूजेज़। जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करते, जब तक आप अपनी डाइट पे और एक्सरसाइज पे काम नहीं करते, आपका मसल मैस या आपका हड्डियों का वज़न ज़्यादा नहीं होगा, आपकी चर्बी ही है। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज़, वेस्ट सर्कमफेरेंस, ये सबका मसला होता है कि जी हमारी, बाकी तो हम दुबले पतले हैं लेकिन जो है वो मोटापा नज़र आ रहा है कमर पे। अच्छा, उसमें ये है कि ख़वातीन जो हैं उनका लेस दैन 35 इंचेस कमर होनी चाहिए और मेन जो हैं दे शुड एम फॉर लेस दैन 40। अच्छा, ये एक और बड़ा एक ट्रिकी सा फार्मूला है कि आप अगर अपने कमर का साइज़ लेते हैं तो आपकी हाइट आपको पता हो और आपकी कमर का साइज़ दोनों आपने सेंटीमीटर्स में, यानी एक जैसी इंचेस में ले लें या सेंटीमीटर्स में ले लें। आपकी हाइट के हाफ जो अमाउंट है, जो फिगर आएगी, उससे कम होना चाहिए वेस्ट का साइज़। अब ये आइडियली बहुत ही स्लिम सा और बड़ी शेपी सी बॉडी बनती है, लेकिन बहरहाल दिस हाउ इट शुड बी। और इसमें आपका डिज़ीज़ का रिस्क कम रहता है, यू फील एक्टिव और आप अच्छा महसूस करते हैं, तो ये एक चीज़ हो सकती है। अच्छा, इसके बाद एक होता है वेस्ट टू हिप रेशो, यानी कि जैसे यही वाली बात कि बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि जी हमारा बाकी वज़न ठीक है लेकिन पेट सिर्फ निकला हुआ है, तो उसमें आप रेशो निकाल लेते हैं, अपने पेट का लेंगे साइज़ सर्कमफेरेंस और हिप्स का लेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे। तो ख़वातीन जो हैं, अच्छा इसमें से पता है हमें क्या पता चलता है, इसमें से हमें सेंट्रल ओबिसिटी पे पता चलती है। सेंट्रल ओबिसिटी के बारे में शायद आप लोगों ने सुना हुआ कि जो पेट का मोटापा होता है, चूँकि वो हमारे दिल के करीब होता है, हमारी आंतों और ये मेजर जो ऑर्गन्स जो सीने में हैं उनके ऊपर ज़्यादा बोझ डाल रहा होता है, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ करने का बाइस ये वाला मोटापा बनता है जो पेट के अंदर होता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस या इंसुलिन रेजिस्टेंस आजकल एक बहुत टर्म चल रही है, मे बी आप लोगों ने सुनी भी है, उससे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, उसमें भी ये पेट का मोटापा आता है। तो ये जब वेस्ट टू हिप रेशो अगर आप निकालें और मेल्स का 0.95 से ज़्यादा आए तो इसका मतलब ये है कि वो रिस्क में है, सेंट्रल ओबिसिटी है पेट के रीजन में। ख़वातीन का भी इसी तरह से है। अच्छा, अब मेरा टॉपिक आपने देखा ही होगा कि हाउ टू लूज़ वेट विद होम मेड फूड। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सभी कुछ खा सकते हैं अगर आपको ये पता हो कि क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये पिक्चर बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये बहुत सर्कुलेट होती है, WHO ने भी, दुनिया में जितनी ग्लोबल गाइडलाइंस डाइटरी आई हैं ना, वो ये कहती हैं कि अपनी प्लेट को आधा सब्जियों से भरें और पोर्शन बना बना के खाएं। अच्छा, हमारे यहाँ क्या हो रहा होता है कि पहले एक चावलों की प्लेट, फिर एक उसकी नान की, चावल और नान सारे खट्टा ही खा लेते हैं लोग, मैंने देखा नान भी खा लेंगे फिर चावल भी खा लेंगे, तो वो तो चीज़ चक्की नहीं, बोटियों की अलग एक प्लेट, तो वो तरीका कार गलत है, उस तरह से कभी वज़न नहीं कम होने वाला। एक ही प्लेट और उसके अंदर सब्जियां ज़्यादा, थोड़ा सा पोर्शन आपका ग्रेन्स का है, उसके अंदर आप जो मर्ज़ी खाएं, बेशक आप आलू खाएं, बेशक आप चावल खाएं, बेशक आप रोटी खाएं, इट कैन वेरी आपकी कंडीशन के एतबार से। आपका डॉक्टर या आपका डाइटिशियन आपको बता सकता है कि क्या हो सकता है कोई चीज़ मना हो, इसमें से कोई पोर्शन आपको कम करना पड़ जाए, ज़्यादा करना पड़ जाए, और एक पोर्शन आपका इसी तरह से प्रोटीन का हो सकता है। प्रोटीन में आपकी दालें भी हो सकती हैं अगर आप प्लांट सोर्सेज से लेना चाहें, और गोश्त भी हो सकता है। ग्रेन्स एंड स्टार्चेस में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास घर की चीज़ों में से हम हर चीज़ खा सकते हैं। आप लोगों ने सोचा होगा, समझा होगा कि जैसे सुनते होंगे कि मेरे पास बेहतर चावल बंद कर देते, रोटी शायद ना खाएं तो उससे हमारा वज़न, हम रोटी शायद ज़्यादा खाते हैं, या हम आलू बंद कर दें उससे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें अलाउड होती हैं। एक बैलेंस्ड पोर्शन कंट्रोल में यू कैन ईट एवरीथिंग, लेकिन आपको कंट्रोल में खाना होता है, और उनको पोर्शन में अगर आप लेते हैं और अपना एक एतदाल से चलते हैं तो कोई इशू नहीं होता, सारी चीज़ें अलाउड होती हैं उसके अंदर। लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको बैड लेबल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने बहुत कॉमनली रिसेंटली सुना कि जी सफ़ेद चीनी तो पॉइज़न है। कभी भी एक सही जो क्वालिफाइड रजिस्टर्ड डाइटिशियन होगा ना, वो आपको ऐसी चीज़ कहते हुए नहीं मिलेगा कि चीनी जो है वो पॉइज़न है। देखें, कोई जो पॉइज़न होता है ना, जहर जो होता है, वो भी उसकी भी एक डोज में वो दवाई साबित होता है, और ख़ुराक भी हलाल और तैयब चीज़ भी ज़्यादा डोज में पॉइज़न बन जाएगी। तो पॉइज़न तो वो चीज़ है जो कि ज़रूरत से ज़ायद है, और वह जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं वहाँ पे उसको लिया जा रहा है। आपने देखा होगा कितनी ख़तरनाक किस्म के पॉइज़न जो हैं उसको एक तरीके से दिया जाए तो वो एक मेडिसिन के तौर पे, जान बचाने के तौर पे काम आता है। तो चीनी जो है वो पॉइज़न नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको कहीं लिबरल छुट्टी दे दी है कि जाएँ जी चीनी खाएँ,
इसका मतलब ये है कि उसकी भी एक लिमिट है, उसको खाने का एक तरीका है जिसके हिसाब से उसको लिया जाए तो वो पॉइजन नहीं बनेगा, लेकिन इट हैज़ द पोटेंशियल। कुछ चीज़ें होती हैं वो इनहेरेंटली ख़तरनाक होती हैं बट यू कैन कंट्रोल देम, ठीक है ना। तो चीनी उन चीज़ों में से है जो कि इनहेरेंटली उनमें पोटेंशियल है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, एंड दे हैव टू बी टेकन। चीनी को एक मिकदार से ही लेने की ज़रूरत है। तो ये जो पीछे मैंने गुड और बैड कार्बोहाइड्रेट्स की बात की कि घर में ही आपके बेशक कुछ चीज़ें घर की बनी हुई हैं तो उसमें आपको गुड में से वो चीज़ें आ जाएंगी जो आप घर में से ले रहे हैं। मसलन आपका अनाज है, गंदम के चक्की का आटा है। अच्छा, एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि आप लोग, मेरे पास भी जो पेशेंट्स आते हैं, वाइट आटा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और उसके पीछे एक रीज़न मैंने कहा क्या, वो सफ़ेद रोटी अच्छी लगती है। मैंने कहा ये कोई गोरा कॉम्प्लेक्स है या क्या क्या है, लेकिन बहरहाल आदत डालने की बात होती है। मुझे तो अच्छी लगती है वीट की वो ब्राउन सी रोटी, पाकिस्तानी लगती है वो भी अपनी तरह, तो अच्छी होती है। बहरहाल दालें हम ले सकते हैं, दालें भी छिलके वाली दालें, दालों के ऊपर भी हमने बहुत बायस्ड हैं हम कि इससे ये हो जाता है, उससे वो हो जाता है। ठीक है, एग्री टू दिस के हो सकता है कुछ लोगों को उसके साथ इश्यूज़ होते हैं कुछ चीज़ों से किसी, लेकिन ये भी ना आप शुरू से अगर डेवलप करने की बात है कि अगर आप एक वाइड रेंज, और ये भी नहीं है कि हमारे पास कोई 2-3 ही दालें, अच्छी खासी रेंज है हमारे पास, उन रेंज में से ठीक है हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये वाली हमें ज़्यादा पसंद है और हम खा लेते हैं। छिलके वाली दालें बहुत अच्छी हैं बिकॉज उसके साथ आपको फाइबर भी आ जाता है, वेट लॉस के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन वंस अगेन जब मैं किसी चीज़ को, जब बार बार मैं ये कहूँगी ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो उसमें पोर्शन कंट्रोल बहुत अहम होता है। अगर आप उसको ज़्यादा मकदार में खा लेते हैं तो वंस अगेन आपका वज़न बढ़ेगा। जो चीज़ सिंपली वी कैन लेबल एज देम एज बैड बिकॉज वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हैं इस लिहाज से। अच्छा, मेरे पास मरीज़ आते हैं और कहते हैं एक चीट डे हम रख लें, एक दिन हम कुछ खा सकते हैं, और BMI उनका जैसे मैंने बताया कि 30 पे ही मोटापा शुरू। मेरे पास ना 40 to 60 BMIs के मैंने पेशेंट्स देखे हैं कि कभी कभी मेरी मशीन जवाब दे देती है। हालांकि मेरी बड़ी अच्छी, इत्तेफाक हॉस्पिटल में बड़ी अच्छी वाली वो हमारी मशीन है, लेकिन कभी कभी वो भी जवाब दे देती है। तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे एक दिन भी अलाउ करूँ। मैं फिर एक सिंपल मिसाल देती हूँ कि देखिए एक प्याला भरा हुआ होता है, बिल्कुल सैचुरेटेड है, उसके अंदर आप कोई चीज़ डालेंगे तो वो बाहर छलक जाएगा, उसके अंदर नहीं है जगह। आप दिन में हफ्ते में एक दिन भी चीट डे अभी नहीं कर सकते। यू नीड टू लर्न दैट कंट्रोल, अभी नहीं कर सकते अभी आप, क्योंकि आप मुझे अपना एक पेशेंट याद है बिकॉज ही वॉज़ वेरी एडमेंट। मैं उनकी विल पावर से और उनकी लगन से बड़ी मुतासिर हुई, क्योंकि बार बार मेरे पास आते थे कि वज़न मेरा ऐसे ऐसे। और एक दफ़ा आए वो, पता नहीं उनकी तीसरी चौथी विज़िट थी, तो मैं बड़ा परेशान कि पता नहीं क्या बात है कि ये इनका वज़न यहाँ पे स्टक हो गया है, और सारा मैं उनकी हिस्ट्री ले ली। एंड में कहते हैं कि अच्छा ये जो एक बड़ी वाली आइसक्रीम होती है मैग्नम, उसको खाने से तो कुछ नहीं होता ना। एंड आई वाज लाइक ओह, अच्छा प्रोफेशनली आपको ना थोड़े बहुत एक्सप्रेशंस भी नहीं देने होते और आपने अपना वो भी नहीं, बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं शो करनी होती। तो सबसे पहले तो मैंने अपने आप को काम डाउन किया कि इतनी देर से मैं पूछ रही हूँ कि क्या मसला है। तो वो मसला था कि वो आइसक्रीम खाते थे हर दफ़ा आते, वो कहीं ट्रैवल करके मेरे पास आते थे और हर दफ़ा वो आना जाना उनका वैसे कोई काम था इस तरह का ना, तो वो आइसक्रीम खाते थे बड़े शौक से। उसमें उनका ख्याल था कि ये तो पता नहीं, मुझे नहीं, मैंने कहा शायद मेरे से कोई गलती हुई है कि मैंने इनको ठीक से बताया नहीं, आई डोंट नो कहाँ से इनको आइसक्रीम की इजाज़त मिली, नहीं हो रहा था उनका वज़न कम। तो इस तरह की हम चीज़ें जब लेते हैं, ओवर इंटेलिजेंस हो जाती है, वो ज़्यादा ले लेते हैं। और फिर ये इसके साथ एक वर्ड जुड़ा है, उसको कहते हैं एम्प्टी कैलोरीज। एम्प्टी कैलोरीज का मतलब होता है कि ये सिर्फ आपको कैलोरीज दे रही हैं, कैलोरीज तो आपको ये भी दे रहे हैं, लेकिन इन कैलोरीज के साथ बहुत से मिनरल्स, वाइटामिन्स जो कि आपकी अंदर से कमज़ोरियों को दूर करने के लिए बहुत अच्छे हैं, जो आपकी बहुत सी लेवल्स को ठीक रखते हैं, आपके मूड्स को अच्छे रखते हैं, आपके ब्रेन के लिए, आपकी गट के लिए अच्छे हैं, वो इनमें मौजूद होते हैं। वो उनमें नहीं होते, उनमें सिर्फ निरी एक कैलोरी एनर्जी जा रही है जो कि सीधा जाके चर्बी बन जाती है। तो इसलिए उनको एम्प्टी कैलोरीज कहा जाता है कि उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स बाकी कम होते हैं। अच्छा, ये मेरा बड़ा कॉमन एक चीज़ है कि जब शुगर को पॉइजन कह दिया जाता है, सफ़ेद चीनी को, तो फिर कहा जाता है गुड़ पे शिफ्ट हो जाओ। दिस इज़ हैपेंड विद मी कि मैं अपने इसी तरह किसी के घर में गई तो उन्होंने बताया कि जी हम लोग गुड़ इस्तेमाल करते हैं, हमने बिल्कुल चीनी छोड़ दी है। और हम लोग मैं इस बात पे बड़ी होती हूँ कि बिल्कुल चीनी छोड़ने का मतलब ये है कि बैलेंस अभी भी नहीं सीखा कि बिल्कुल चीनी छोड़ना, यस कभी कभी हो सकता है, लेकिन इतना एक्सट्रीम पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप पोर्शन कंट्रोल सीख सकते हैं। उन्होंने कहा जी हम तो गुड़ पे आ गए हैं। तो आई वाज लाइक गुड़, चीनी, शहद, शक्कर, इवन के हनी भी जो है आपका, वो फ्रूट जूसेस भी, वो आपकी सब सिंपल शुगर्स में आते हैं, वो आपका एक ही तरह से वज़न बढ़ाते हैं। उनकी अफादियत पे या इनके इंग्रेडिएंट्स पे हम थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं
कि इसमें कोई चीज़ होगी, जैसे चीनी, सफ़ेद चीनी में कुछ भी नहीं होगा, गुड़ में थोड़े से मिनरल्स होंगे, लेकिन स्टिल आपकी शुगर के ऊपर वो वैसे ही इफ़ेक्ट करेंगे। जिन लोगों को PCOS का प्रॉब्लम है उनको वो उसी तरह से मसला करेंगे। जो लोग अपना पेट कम करना चाह रहे हैं उनके लिए भी गुड़ शहद वही चीज़ है, क्योंकि इंसुलिन के स्पाइक्स आते हैं। जब भी आप ये वाले कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो जब आप पहले भी मोटापा है और आप एक्टिविटी भी नहीं करते, वॉक भी नहीं, एक्सरसाइज भी नहीं करते, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से हो जाएगी। यानी कि आपके सेल जो है ना उनकी फ़ैट मोबिलाइज नहीं होगी। आपकी जो चर्बी जमी हुई होती है उसको हिलाने के लिए इंसुलिन के लेवल्स का कम होना ज़रूरी है। अगर आपकी इंसुलिन हर वक्त ही हर थोड़ी देर बाद ऊपर ऊपर जाती रहेगी तो वो जो चर्बी घुलनी है वो नहीं घुलती। आप कभी जिम कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, अपनी बसात से, अपनी हिम्मत से बढ़ के बहुत कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह कर रहे होते हैं, बट स्टिल आप एक कंप्लेन होती है जी वज़न नहीं कम हो रहा, क्योंकि कार्ब्स आपकी इस तरह की फॉर्म ऑफ कार्ब्स आप ऐसी ले रहे होते हैं कि आपके इंसुलिन के लेवल्स हाई रहते हैं। दूसरा ये कि अच्छा सिर्फ खुराक से नहीं होगा, हो सकता है कि हमें जेनेटिक टेंडेंसी भी हो इंसुलिन रेजिस्टेंस की, जो कि हमें मिल जाती है। यानी कि हमारे पेरेंट्स में से या किसी को भी ख़ानदान में से किसी को शुगर है या हार्मोन्स का कोई इशू है या आर्थराइटिस है, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स ट्रांसफ़र होते होते हमारे में इंसुलिन रेजिस्टेंस की टेंडेंसी हो सकती है। तो हम थोड़ा से भी कार्ब्स खाते हैं, अच्छा रोटियां भी ज़्यादा सफ़ेद वाली रोटी जैसे मैंने जिक्र किया, अगर वो भी ज़्यादा खा जाते हैं तो इंसुलिन का सर्ज उसके लिए चाहिए होता है। तो वो फ़ैट जो होती है ना वो अपनी जगह पक्की सील हो जाती है, यानी जितनी इंसुलिन बढ़ती जाएगी आपकी बॉडी में बार बार बढ़ेगी तो वो फ़ैट को मोबिलाइज़ नहीं होने देगी, इसलिए आप वज़न नहीं कम कर पाएंगे। तो आप जब कार्बोहाइड्रेट्स का करेंगे तो फिर आप अच्छा प्रोटीन्स हमारे लिए ज़रूरी हैं। प्रोटीन्स हमें नाश्ते में, जैसे अब आप अगर मैं अपने पेशेंट से पूछूं तो मुझे भी ऐसे कॉम्बोज आ रहे होते हैं, एटलीस्ट जब जो कॉन्शियस होते हैं वो आप लोगों की तरह अच्छी एफर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग बस चाय रस ले रहे हैं या बाकर खानी ले रहे हैं या इस तरह के शीर माल है, बन है, कार्ब्स हैं, कार्ब्स हैं, उसमें प्रोटीन का कोई रोल नहीं होता। अंडे के साथ लगता है जी गर्मी करता है, इस तरह की चीज़ें अटैच होती हैं। साइंटिफिकली गर्मी वगैरह वो नहीं करता। दूसरा ये कि हम पानी का इंटेक इतना अच्छा नहीं रखते, तो ज़ाहिर है वो आपको जब मेटाबलाइज होंगी चीज़ें तो आपको हीट प्रोड्यूस होगी और वो उसमें आपको लगता है जी गर्मी हो रही है। लेकिन वो आप वैसे पानी का अगर सारे दिन पानी अपना इंटेक अच्छा रखें तो इस तरह के मसाइल नहीं होते। नाश्ते में अंडा बहुत अच्छी चीज़ है, चने बहुत अच्छी चीज़ है, दालें अच्छी चीज़ हैं, फ़िश या गोश्त की कोई भी फॉर्म, कबाब हो सकता है। अच्छा, अब उसमें चनों में ये है कि हमारे आप चने देखें हम करते क्या हैं उनके साथ, लाहौरी जो हैं हम सारे नान चनों का जो हमने किया हुआ है कि वो चने तो अच्छी चीज़ थी लेकिन वो इतने तैर रहे होते हैं उसके अंदर, तरी के अंदर, और फिर उसके साथ हम नान खाते हैं पूरा, वो एक नान से तो कुछ बात ही नहीं बनती, फिर वो दो होने चाहिए। फिर मुझे पता चला उनको तला भी जाता है, तल के और मज़े के लगते हैं। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी, मैंने कहा अच्छा ये भी सारा मामला हो रहा होता है। लेकिन इसमें होता है ये कि आपकी जैसे वो प्लेट हमने नहीं भूलनी, उतनी सी प्लेट है, उसमें भी अच्छा सुबह हमारे यहाँ सब्ज़ियाँ खाने का कोई रिवाज नहीं है ना। सब्ज़ी हम सोच ही नहीं सकते कि हम, हालांकि ग्लोबली आप दुनिया में लोगों को देखें तो सुबह के वक्त सब्ज़ी कंज्यूम करना कोई इतना, अच्छा सालन में खाई जाती है सब्ज़ी कि वो सालन में बस जो पकी हुई तेल में नुचड़ती वो वाली हम खा लेते हैं, लेकिन वैसे नहीं। तो एक आइडिया बहुत अच्छा जो सुबह सब्ज़ी कंज्यूम करने का हो सकता है वो ये कि आप अंडे के अंदर ना ज़्यादा सब्ज़ियाँ डाल लें, यानी आप एक पूरा प्याज, एक पूरा टमाटर और ढेर सारी सब्ज़ियाँ करके और आप उसके अंदर अंडा करके, तो या हल्का सा ऑलिव ऑयल में आप सौते करके, तो उस तरह से ले सकते हैं आप। सब्ज़ियाँ बिल्कुल ली जा सकती हैं नाश्ते, आदत डालने की बात है, जिस्म को जिस चीज़ की आप डाल लेंगे। चने वगैरह दालों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन ऑयल हमें ज़रा कम करने की ज़रूरत। अंडे तो बहुत अच्छे हैं, योग जो है ना दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड, ये ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। इसका ब्लड प्रेशर से या दिल की बीमारियाँ बढ़ाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दिस इज़ कंसिडर्ड गुड फैट। गुड फैट इसलिए क्योंकि इसमें कैलोरीज तो होती हैं लेकिन इसके अंदर बेतहाशा, यानी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इतने लंबे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसके लिए हम अलग से ख़रीद के पिल्स खाते हैं कि अब हमारे में ये कमी होगी, हमें ये वाली दवाई ले लें। वो सारे सप्लीमेंट्स जो आपने ख़रीद के खाने हैं वो इस अंडे की ज़र्दी में मौजूद होते हैं। सो दिस इज़ गुड। एडल्ट्स के लिए, बड़े लोग जैसे हम सब हैं, तो एक काफ़ी होती है ज़र्दी उसकी, किसी भी फॉर्म में लिया जा सकता है उसके साथ, लेकिन कुछ शराइत हैं। एक तो हम ये करते हैं कि अंडा बहुत ब्राउन कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे वो डार्क ब्राउन सा अंडा, जो वो नहीं सही। फिर हम जब फ्राई भी करते हैं उसकी सारी साइड से वो किनारा जल चुका होता है, नहीं, वो भी प्रोटीन नहीं आपको मिल रही। आप इसको बिल्कुल फ्राई करके ले सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि आपकी ऑयल उसमें कितना है। आप उसको ऑमलेट बना के ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। तब भी आप पकाया कितनी देर, अंडे को बहुत विजिलेंस
के साथ पकाना होता है कि आपने डाला और जस्ट उसको पलट दिया, ब्राउन नहीं होना चाहिए अंडा। अगर आपने ब्राउन कर दिया फिर उसकी सारी जो प्रोटीन है ना वो कैलकुलेट हो जाती है, फिर फ़ायदा नहीं मिलता। तो किसी भी फॉर्म में लिया जा सकता है, इट कैन बी बॉयल्ड, फ्राइड भी हो सकता है, ऑमलेट हो सकता है, प्रोवाइडेड कि ऑयल आप बहुत थोड़ा यूज़ करें। ये सबसे बड़ा मसला है कि ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा उसके अंदर हमारा आ जाता है, फिर मसला होगा। तो अगर आप सब्जियों के साथ उसका खागीना सा बना रहे हैं, आलू भी आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन आलू को ना हम रोटी का मुतबादिल लेते हैं, यानी हम डाइटिशियंस जो है ना वो आलू इज़ कंसिडर्ड रोटी। तो इसलिए अगर आप आलू इसमें डाल देते हैं तो फिर आपको साथ पराठा या रोटी स्लाइस नहीं दे सकते। पोर्शन में मैटर करता है। रोटी बहुत अच्छी चीज़ है, होल व्हीट की रोटी बिल्कुल ली जा सकती है, छोटी सी हो, चेंज की हो, उससे बड़ी ना हो, और होल व्हीट की हो तो गुड टू गो। लेकिन पोर्शन साइज़ हर किसी का डिफरेंट हो सकता है कि अगर किसी को ज़्यादा वज़न कम करना है तो मे बी हम उसको भी हाफ़ कर दें। दलिया भी दिया जा सकता है, जैसे उन्होंने बताया कि वो दलिया लेते हैं। तो अच्छा, मल्टीग्रेन का भी लोगों ने कहा कि जी हमने वीट छोड़ दी और हम मल्टीग्रेन पे। एक दफ़ा मुझे किसी डॉक्टर साहब ने कहा कि जी मैं तो जौ पे आ गई हूँ, मैंने गूगल किया है कि उस जौ में ना कम कैलोरीज़ होती हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं बात को कहाँ से शुरू करूँ कि कैलोरीज़ गूगल से ऐसे कैलोरीज़ नहीं पता चलेंगी। बात यह है कि दोनों ग्रेन्स हैं, दोनों में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप डिफरेंट है, लेकिन कैलोरीज़ तकरीबन बराबर होती हैं उसके अंदर। तो अगर आप एक से दूसरी चीज़ को बदलते हैं तो तकरीबन पोर्शन साइज़ उसका थोड़ा सा 19-20 का हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये वज़न आप जो खा रहे हैं वो किसी तरह अंदर जाके आपकी चर्बी को घुलाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हम मल्टीग्रेन पे आ जाते हैं, मल्टीग्रेन इज़ गुड, लेकिन मल्टीग्रेन का फ़ायदा ये है कि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स हैं। अच्छा, अब ये जो अच्छी अच्छी घर की खुराकें होती हैं इनका फ़ायदा ये होता है ना, इनमें एक चीज़ नहीं ना होती, सिर्फ कार्ब्स नहीं ना, सिर्फ कैलोरीज, और बहुत सी चीज़ें हैं। फाइटो न्यूट्रिएंट्स यानी कि पौधों से मिलने वाले ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनके एंटी कैंसर इफेक्ट्स हैं। तो जब आप मल्टीग्रेन लेते हैं तो आपको हर डिफरेंट किस्म के ग्रेन्स के फ़वाइद आ रहे होते हैं, लेकिन कैलोरीज़ बहरहाल उतनी ही होती हैं। तो अगर आप मल्टीग्रेन ले रहे हैं दैट डजंट मीन कि आप 2 रोटियां खा सकते हैं, उसका पोर्शन बड़ा कर सकते हैं, फिर आपका वज़न नहीं कम होगा। अच्छा, ऑयल कोई सा भी हो, अब आगे इसी पे आ रहे हैं कि हम फ़ैट्स जो है ना, इवन गुड फैट्स शुड बी टेकन इन मॉडरेट क्वान्टिटीज़। ऑलिव ऑयल ले लें, आप सेचूरेटेड फ़ैट ले लें, सेचूरेटेड फैट में देसी घी, बटर ले लें, ये अच्छे चीज़ें हैं, दे आर गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज इनमें सिर्फ आपको कैलोरीज़ नहीं मिल रही, इनमें और भी बहुत से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे फिर वही मसला, फिर आप कैलोरीज़ को कम नहीं कर पाएंगे, कैलोरीज़ फिर ज़्यादा हो जाएंगी, फिर वज़न कम नहीं होगा। तो ये भी एक इशू है कि हम ये समझते हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि आप बहुत ज़्यादा खाएँ और वज़न भी कम हो जाए, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं वो डेफिसिट क्रिएट करना पड़ता है। मेरी हर डाइटिशियन की अप्रोच डिफरेंट होती है कि मेरे पास आके मरीज़ बहुत बेतहाशा उनका वज़न होता है और मुझे आके कह रहे होते हैं जी डॉक्टर साहब कमज़ोरी हो रही है, तो मैं कहती हूँ होने से थोड़ी सी कमज़ोरी, कोई बात नहीं, चर्बी घुल रही है, आप फिक्र ना करें, टेंशन ना लें, अपने आप को काउंसिल करें। जो खुराक दी है वो मुकम्मल है, हर लिहाज से, ग़ज़ाइयत के लिहाज से मुकम्मल है। रोज़े में भी कमज़ोरी हो रही होती है, लेकिन कितनी हमारी सफाई हो रही होती है, ओवरहॉलिंग सारी हमारी, डिटॉक्सिफिकेशन नेचुरली, हम मुझे लगता है सुबह से जो रोज़ा रखते हैं और शाम तक हमारी ऐसी वो सफाई अंदर से खुरच के साथ, ऑटोफेगी एक टर्म है, यानी कि बॉडी, जब हम रोज़ा रखते हैं ना तो हमारी बॉडी गंदे फासिद मादों को खाना शुरू कर देती है, प्रोवाइडेड कि हम इफ्तार के बाद फिर वो वाला हरकतें ना करें जो हम अमूमन कर रहे होते हैं कि बस फिर खुला छूट गया बंदा, तो वो वाली ना करें कि आप सब कुछ खा रहे हैं और ओवरलोड कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी आप ध्यान से अगर खाएं तो ये 30 दिन में आपकी ब्लड की जो शरियानें हैं जो हमारे, उसमें कहते हैं चिकनाई आ जाती है और डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसीजर वो सारा बड़ा अच्छा हो जाता है, यानी बॉडी खुद ही से अपने गलत चीज़ों को खाना शुरू कर देती है, प्रोवाइडेड कि आप ओवरडू ना करें। हम ये सारी चीज़ें, एग योक, बटर, देसी घी, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। इवन कि मिल्क की फ़ैट इज़ कंसिडर्ड गुड, बिकॉज उसी से तो देसी घी बनता है। तो आपकी जो बात, पराठा जो है, पराठा बिल्कुल लिया जा सकता है इसके अंदर। मैं अक्सर अपने डाइट प्लान्स में लोगों को लिख के देती हूँ पराठा, लेकिन उसका पोर्शन साइज़ अहम है, ठीक है ना, पोर्शन साइज़ अहम है, और पेशेंट कितनी कंप्लाइंस है, उसको कितनी वो तंदही से और बड़ी ख्याल से वो उसको फॉलो करता है, तो उसमें पराठा बिल्कुल दिया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं। बहुत अच्छी चीज़ है। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल हम समझते हैं कि अच्छा है, लेकिन ऑलिव ऑयल में मसला ये है कि फिर हम उसमें ओवरडू कर जाते हैं कि हम फिर उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। ऑलिव ऑयल के ऊपर रिसेंटली हम समझते थे कि ऑलिव ऑयल के अंदर कुकिंग नहीं की जा सकती, इसके अंदर कुकिंग की जा सकती, इवन एक्स्ट्रा वर्जन के अंदर भी कुकिंग की जा सकती है। इट्स सेफ़ टू कंज्यूम। डीप फ्राइंग वगैरह आप ना, डीप फ्राइंग वैसे भी इतनी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, यानी अगर आप चीज़ें बहुत तली हुई पसंद करते हैं। आपको याद होगा रमज़ान में एक बहुत चीज़ चली थी कि वो एक समोसा अगर आपने खा लिया तो उसको हज़म करने के लिए पता नहीं कितने घंटे चलना पड़ेगा।
अच्छा उसके अजीब ही वो ट्रेजेडी है कि चलें वो कैलोरीज़ तो आपको हज़म करने के लिए कितना चलना ही पड़ेगा, लेकिन जो उसके अंदर आपने गलत किस्म की चीज़ें केमिकल्स चले गए उसकी डीप फ्राइंग में, जो केमिकल्स प्रोड्यूस हुए थे वो नहीं निकलते किसी सूरत, वो जाके फ़ैट की एडिपोज टिश्यूज़ में हमारी चर्बी में डिपॉजिट हो जाते हैं। अच्छा अब होता है एनवायरमेंटल, जो हम बहुत से स्मॉग का हम शिकार हैं, हमारी खुराकों में बहुत से ऐसे पेस्टिसाइड्स और इस तरह की चीज़ें, सब्जियां हम कहते हैं ज़्यादा खाएं, उन पे भी आ रही हैं। ये चीज़ें ना थोड़ी सी फैट सॉल्युबल होती हैं, ये जाके ना हमारी चर्बी के अंदर जम जाती हैं। तो कभी कभी हम वज़न कम करने की कोशिश करते हैं तो ये निकल के आती हैं और फिर वज़न नहीं कम होने देती। तो ये भी हमारे उस तरह की चीज़ें हैं कि हमें देखना पड़ता है कि हमारी चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी हो। कि जो ग्रेवी हम थिक बनाते हैं, थिक किस चीज़ से होती है, उसमें अगर प्याज और टमाटर डाल रहे हैं उनका तो कोई वो तो कोई नहीं है। ज़्यादा जो हम कह रहे हैं ना कि आपके ऑयल्स जो हैं वो आपको कम से कम लेने चाहिए, यानी जब हम तरी उसमें डालते हैं तो वो चिकनाई जिसके अंदर हमने उसको फ्राई करना होता है, हमारी ट्रेडिशनल खाना उसी तरह से बन रहा है, तो वो कम मिकदार में डालें। हम सब्ज़ी को भी अलग फ्राई करते हैं, दाल को अलग फ्राई करते हैं, प्याज और टमाटर को अलग फ्राई करते हैं, फिर उनको इकट्ठा कर देते हैं, फिर वो ऊपर एक समंदर बह रहा होता है, फिर कहते हैं अब सही खाना बना है। तो ये वो सही खाना नहीं है, वो गलत है, उसने ना ख़राबी की है। तो ग्रेवी अगर आपकी थिक ऑयल से हो रही है तो दैट इज़ एन इशू, वो भी सही नहीं है। अगर आपकी ग्रेवी में टमाटर ज़्यादा हैं और प्याज ज़्यादा है तो वो तो कोई मसला नहीं है। टमाटर जो हैं वो तो आप जब हल्का सा उनको हीट पे फ्राई करते हैं तो उनके अंदर तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो ज़्यादा। अच्छा मैंने ये भी देखी है कि हमारे ना हम ट्रेडिशनल कुकिंग को हम बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते हैं कि जी हमारे पाकिस्तानी खाने तो बहुत ही फजूल हैं। यस वो वाले ज़रूर फजूल हैं जिनके ऊपर इतनी मोटी ऑयल की लेयर और जिनको इस तरह से पकाया जाए कि वो पता ही ना चले कि क्या है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से कुकिंग करें तो यही कुकिंग जो है, इसी के पीछे तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, मसालों के पीछे सारा जो हुआ था। तो ये हमारे यहाँ के मसाले स्पाइसेस जो हैं इसके ऊपर तो वहाँ पे काम हो रहा है कि जी हल्दी इतनी अच्छी चीज़ है तो काली मिर्च इतनी अच्छी चीज़ है, तो ये आप ध्यान से अगर यूज़ करें अपने मसाले तो वो कोई इतना इशू नहीं है। आपकी वाली बात कि उसमें पानी का इस्तेमाल कर दिया जाए, सालन ज़्यादातर सेहत के लिए मुनासिब वही समझा जाता है जिसमें शोरबा ज़रा ज़्यादा हो। गोश्त भी वो वाला ज़्यादा बेहतर रहता है जो भुने हुए की बजाय उसमें हो, क्योंकि उसके अंदर कुछ एक ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स बनती हैं जो कि पानी वाले में कम बनती हैं, वो सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं, एजिंग करती हैं और इस तरह की चीज़ें शुगर वालों के लिए मुनासिब नहीं। तो ये पानी वाला जो सालन होता है वो हमेशा बेहतर रहता है कि जिसके अंदर आपका ग्रेवी हो। अच्छा जो हमारी बैड फैट्स हैं उसके अंदर हमारी बनास्पति घी वाली चीज़ें, बनास्पति घी ना हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स में बहुत यूज़ हो रहा है। हम जो भी गेट टुगेदर्स करते हैं उसके अंदर हमारी कोई भी मीटिंग्स हों तो वो पेस्ट्रीज़ आ रही हैं और पैटीज़ आ रही हैं, सब के अंदर जो हसीन सा वो डिलिशियस सा क्रिस्प सा होता है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ बनास्पति घी। वो इतना मुनासिब नहीं होता सेहत के लिए। मार्जरीन भी बहुत यूज़ हो रहा होता है। चर्बी में मैंने सुना लोग खाना पकाते हैं। अच्छा दूसरी बात यखनी पे मैं आई एम सॉरी मैं बड़ी एक अजीब सी बात करने लगी हूँ। यखनी आप लोग सब बहुत उसको अच्छा समझते हैं, वो चर्बी तो होती है यखनी के अंदर। यखनी हम कहते हैं हमारे मरीज़ों को भी जब मैं जाती हूँ, मुझे मैं कहती हूँ ट्यूब फीडिंग पे पेशेंट है उसको क्या दे रहे हो कि यखनी दे रहे होते हैं, तो उसमें चर्बी ही तो होती है, एनिमल फैट ही तो होती है। आप उसको कभी ताज़ा हम यखनी पी जाते हैं, उसको कभी फ्रिज में रख के देखिए इतनी मोटी हो चर्बी की लेयर होती है। तो यखनी में ऐसा हाँ एनर्जी तो फैट से ही आ रही है ना, फिर वो एनिमल फैट वो चर्बी से ही जी बढ़ाती तो शायद अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं तो चलें ठीक है, लेकिन ये कि वो इतनी कोई अच्छी फ़ैट नहीं है। यानी अगर आप यखनी लें तो बहुत ज़्यादा ना उसको मुनासिब मिकदार में ली जा सकती है, रिप्लेस की जा सकती है, बहुत अच्छी वाली फ़ैट नहीं है वो चर्बी, यानी कि वो एनिमल की चर्बी ही निकल के आई हुई है जो कि सारी आपको उसमें इतना, चूँकि वो गरम होती है इसलिए आपको नज़र नहीं। आप उसको फ्रिज में रख के देखिए आप कभी भी नहीं लेंगे वो, अब इतनी मोटी लेयर ऊपर आ जाएगी। यखनी के अंदर कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स तो उसमें सारी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन मिनरल्स उसके अंदर होते हैं जो हड्डी में से निकल आए, या आयरन थोड़ा सा आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, फॉस्फोरस वगैरह आ जाएगा। प्रोटीन उसमें बहुत कम होती, प्रोटीन नहीं होती। बोटी अगर आप खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगी, वरना कम मिलती है। अच्छा बहुत कॉमन मुझसे सवाल पूछा जाता है कि दूध तो हमने बंद कर दिया अभी, उससे तो वज़न ज़्यादा होता है। जो दूध पत्ती आप सारा दिन 10-12 ग्लास कप लेते रहते हैं ना, उसमें आपको वज़न गेन हो रहा है। लस्सी के ग्लास आप लेते रहते हैं, इस तरह से अगर आप दूध ले रहे हैं तो वज़न लेगा। लेकिन अगर आप वो दूध को कम मिकदार में लेते हैं, यानी चलें एक चाय के 1-2 कप आपने कम दूध वाली ले ली, कोई इशू नहीं है, ले सकते हैं। इसी तरह दूध एज सच पीने से भी कोई वज़न गेन नहीं होता, आप उसको लो फैट कर सकते हैं, आप चिकनाई उस पर से उतार के ले सकते हैं। केला बेचारा एमी
उसके बारे में क्यों कहते हैं फैटनिंग, इट्स नॉट फैटनिंग, उसके अंदर कार्ब्स हैं। अगर आप उसको कंट्रोल तरीके से, मैं अपने डाइट प्लान में बिल्कुल केला अलाउ करती हूँ, लेकिन वही वाली बात है पोर्शन, अगर आपकी पूरी डाइट का हिस्सा है और वो सीजनल फ्रूट है तो यू शुड टेक इट। जब भी उसका सीज़न हो, जो भी सीज़न का फ्रूट है, बेशक वो आम है, आप उसको खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं होता। सिर्फ आप पोर्शन कंट्रोल करना सीखें और अपने बाकी डाइट में देख लें कि वो कहीं ओवर तो नहीं आप कर रहे उसको, यानी खाना खा के फिर आपने कहीं पेट भर के खाना खा लिया और फिर आप ओवर करें। सब्जियों, अच्छा राइस का मैंने पहले ही बता दिया कि राइस का हमें कहा जाता है कि जी हमें छोड़ने पड़ेंगे। हम प्लेट भर के राइस खाते हैं, ऐसे बड़ी वाली प्लेट होती है, राइस की प्लेट ही बड़ी होती है, पूरी भर के वो सेकंड हेल्पिंग भी लेते हैं, उसके कोई बन जाती हैं 11-12 रोटियों के करीब बन जाता है वो, इतना ज़्यादा राइस, क्योंकि राइस की सर्विंग्स आपको कम लेनी है। अगर राइस रोटी का मुतबादिल, 6 इंच की रोटी का मुतबादिल करें तो वो 3 से 4 चम्मच बनते हैं राइस। तो इसलिए आपने देखा होगा कि आमतौर पर डाइट प्लान्स में राइस बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं रोटी से तो फिर भी पेट भर जाएगा, लेकिन राइस से 4 चम्मच, राइस से किसको, वो तो चखने में जी ख़त्म, बिरयानी में नमक सही डाला कि नहीं, तो उसी में ख़त्म हो जाती है। इसलिए राइस पर मना कर, अगर आप उस तरह से कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं थोड़े से राइस, लॉट ऑफ वेजिटेबल, साथ एक प्रोटीन का पार्ट कि आप फ़िश है या चिकन है या जो भी मीट है, और साथ सलाद, तो फिर बल्ले बल्ले वेजिटेबल्स। साथ आप जो डाइटिशियन है, आपने तो सब्जियाँ ही खिलानी है। यस, सॉरी, दैट्स व्हाट आई डू। सब्जियाँ जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ हैं और बड़ी फ़ायदेमंद है। सारे जो मसाइल इस वक्त हमारे आ रहे हैं वो वजह उसकी यही आ रही है कि हमारी आधी प्लेट जो है दैट इज़ नॉट फिल्ड विद वेजिटेबल्स, और हमें बोरिंग ही लगती है। हमें लगता है कि बस सालन में शायद पक दें तो कोई अच्छी लगती होंगी, बाकी नहीं। हालांकि इनको रायते में इस्तेमाल किया जा सकता है और इनको और भी तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बेली फ़ैट के बारे में सारे हमें कह रहे हैं कि जी बेली फ़ैट हमें करनी है, तो उसके लिए ओवर ईट, पेट भर के खाना खाएंगे बढ़ जाएगा वज़न। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मैंने बता दिए, सिंपल शुगर्स, चीनी वाली चीज़ें नहीं। अगर बैठे रहते हैं बहुत ज़्यादा और 2 घंटे से ज़्यादा आपका मुसलसल टाइमिंग बढ़ जाती है, सारा दिन बैठे रहते हैं, पानी खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, तो उससे आपका पेट निकलेगा। ठीक है, फ़ाइबर आपकी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है उनका पेट भी निकलता है, उनका वज़न भी ज़्यादा होता है। ड्रिंक और कैलोरीज़, आप मशरूबात पिए चले जा रहे हैं, जूसेस पी रहे हैं कि जिससे वज़न कम होता है, वज़न नहीं कम होगा। आप लस्सी ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, चाय का जैसे मैंने इस्तेमाल बताया, उसके अंदर हर उसमें आप एवरीडे या चीनी वगैरह डाल लेते हैं, उससे आपका ज़्यादा होगा। मील टाइमिंग्स आर इंपॉर्टेंट। रात को मुझे पेशेंट्स ने बताया जी हम बिस्तर पर बैठ के खाना खाते हैं, देन वी गो टू स्लीप। रात लेट नाइट ना खाएं, आप मगरिब और इशा के बीच में आप खा लें खाना और उसके बाद ना खाएं। उसके बाद आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, कुछ ना कुछ चलना फिरना होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि मोमिन जो है वो ओवर ईट नहीं करता। दिस इज़ अगेंस्ट इस्लामिक टीचिंग्स के मोमिन एक आंत में खाना खाता है। अच्छा, कुछ एक्सरसाइजेज आपको बड़ी अच्छी इंटरनेट से मिल जाती हैं विच पर्टिकुलरली टारगेट योर बेली, कि आपके मसल्स वो ज़रा पुल होते हैं, तो मैंने कुछ इसमें लिखी है, बट यू कैन ईजिली सर्च देम ऑन इंटरनेट, आपको बड़ी आसानी से वहाँ से मिल जाएंगी कि, और उनको कंसिस्टेंटली करें। अगर आप में इतना स्टेमिना भी नहीं है तो आप रोज़ाना 10 मिनट निकालें। आप नोट करेंगे कि 1 महीने में आपके पेट के जो है ना सर्कमफेरेंस, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये कुछ एक्सरसाइजेज मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे की हैं। अच्छा, घर पे बहुत सी चीज़ें, चूँकि बात हो रही थी, ये कुछ चीज़ें मैं अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करती रहती हूँ। घर में बनाई हुई पनीर, बजाय इसके चेडर चीज़ आप यूज़ करें, पनीर घर में बना लें। फ्लैक्स सीड्स की, अलसी की पिनियाँ ही बस मशहूर हैं कि जी गुड़ डाल के वो पिनियाँ ही बनेंगी तो खाई जाएंगी। तो घर में हम लोग तो वैसे ही पॉपकॉर्न्स बना के उसके हल्के से उसको किया, रोस्ट किया, और वैसे ही खा ले, बच्चे भी खा रहे हैं, हम सब खा रहे हैं। रोटी में डाल दिया फ्लैक्स सीड्स को, अलसी के बीज। तो ये आप सारी चीज़ें विद हेल्दी अपने जो वेट लॉस का प्रोग्राम है उसमें आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। इसी तरह से मुझे ना कुछ शौक चढ़ा के जी मैंने बेकिंग, वैसे मैं करती रहती हूँ, मैंने कहा ऐसे होने चाहिए क्रैकर्स जिसके अंदर चीनी ना हो, तो मैंने फिर चीनी के बगैर बनाए, वो अच्छे भले क्रैकर्स बन गए मज़े के, वो बिस्किट से, तो दे वर गुड टू गो विद टी। बगैर चीनी के आप बिल्कुल कर सकते हैं यूज़। कभी कभी आप उसमें नट्स डाल लिए, कलौंजी का इस्तेमाल किया, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, बहुत सी फ़ैट डाइट्स आई हुई हैं जी, आप कीटो डाइट कर लें, ये कर लें, सारी इम्बैलेंस है। असल चीज़ है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप ख़ुद को चेंज करना चाहते हैं तो ये कोई 1 दिन, 2 दिन, 4 महीने, 10 दिन, 10 महीने ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स। अपनी ज़ात से, अपनी डाइट से, अपनी एक्सरसाइज से सारी उम्र के लिए मोहब्बत करनी पड़ती है। अपने हेल्दी अपने लिए रहना होता है, प्रोडक्टिविटी आती है, यू फील हैप्पी अबाउट लाइफ, आप मस्बत हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं व्हेन यू आर एक्टिव। जब आप भाग के कुछ काम करते हैं यू फील हैप्पी अबाउट इट। तो ये अगर आप 4 दिन एक डाइट करेंगे, आप वापस
कैसे आएंगे अपनी उस पर, वो दोबारा गेन हो जाएगा। तो ये साइकिल में फंसने की बजाय आप एक डिसीजन लेते हैं एक दिन कि मैंने अपने वज़न कम करना है एंड देन आई विल डू इट। ये मुझे बड़ी पसंद है कुरान पाक की आयत कि खाओ पियो और इसराफ़ ना करो। अल्लाह ताला इसराफ़ करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। इसराफ़ में आ जाता है जो हम फेस्टिविटी में ओवर हो जाते हैं, हम अपने लैविश खानों में ओवर हो जाते हैं, हम एक ही खाने में ओवर ईट करते हैं बहुत ज़्यादा, हम ये भी खा लें ये भी खा लें और बहुत एक अजीब सा हमारा हो जाता है। इसी तरह बुफ़े के आपने देखा होंगे, बुफ़े का हमारा बहुत एक कल्चर है, वेरी मच अगेंस्ट इट। सॉरी, शादियों का भी कल्चर इसी तरह से कि वो प्लेट के ऊपर पहाड़ सा बना लेंगे, तो कहेंगे पता नहीं वज़न कम नहीं होता। अगर वही जैसे मैंने बताया कि आप मोटापे का शिकार हैं तो एक दफ़ा भी ये चीज़ करने से आपका ऐसे नहीं होगा। फिर ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, कहवा वगैरह, हम फलाना कहवा पी लें जी उससे कम हो जाएगा। जब तक आप कैलोरिक डेफिसिट में नहीं जाएंगे, अपनी कैलोरीज़ को कम नहीं करेंगे और एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करेंगे, फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ, एक्सरसाइज के साथ मोहब्बत करनी पड़ती है कि मुझे पसंद है, आई विल डू इट, मैं 1 घंटा करूँगा या 1 घंटा आधा घंटा रोज़ाना मैंने निकालना ही निकालना है। अब जो मैंने पीछे आपको एक्सरसाइजेज दिखाई हैं उसके लिए आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो आपके अपने लाउंज में हो जाएंगी, ठीक है ना। वहीं पे आप खड़े खड़े एक्सरसाइजेज करें, 1 घंटा करें एंड गुड टू गो। तो ये आपको अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद लेने पड़ते हैं। सॉल्ट भी हम काला नमक ज़्यादा खा लेते हैं, हम समझते हैं हिमालयन सॉल्ट ज़्यादा अच्छा है, खियोड़ा की कान से फ्रेश निकला है वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, सारे सॉल्ट बराबर हैं। सब सॉल्ट रिटेंशन करेंगे, वाटर रिटेंशन करेंगे, रात के खाने में आपके सॉल्ट ज़्यादा होगा, आप ऊपर से जी काला नमक है तो बड़ा अच्छा होता है, तो फ़ायदेमंद होता है, तो हकीम साहब ने कहा सारे सॉल्ट बराबर हैं, दे विल कॉज वाटर रिटेंशन होता है। ये बिल्कुल आँखों के नीचे बैग्स बन जाते हैं या पफीनेस आ जाती है। कुछ लोगों का तो मेरे पास आएंगे मरीज़ तो पहले महीने में 7 किलो, में कहूँगी जी इतना ज़्यादा कैसे कम हो गया 7 किलो, तो वो पता चलता है वाटर वेट था उनके अंदर, वाटर की टेंशन थी। सरसों का तेल जो है वो कनाडा अमेरिका में बैन है, इट्स नॉट फॉर एडिबल यूज़ के, पर जब भी सोल्ड होता है लिखता है नॉट फॉर ईटिंग पर्पसेस। और FDA ने, अमेरिका की जो कंपनी है फूड एंड ड्रग, उन्होंने उसको बैन किया, कहते हैं नहीं खाने में नहीं लेना, बहुत ख़तरनाक है। इसके ऊपर डिबेट ये है कि शायद इंडियंस के लिए या पाकिस्तानियों के लिए सबका इतना ख़तरनाक ना हो, लेकिन इंडिया की भी कुछ बहुत सी रिसर्चेज ऐसी हैं जिन्होंने इसके ख़तरनाक इफेक्ट्स बताए। दूसरा, ऑयल कोई सा भी हो, अगर आप उसको इतना, मेरी अकल से बाहर है कि उसको जला जब लेंगे तो उसमें फ्री फैटी एसिड्स एक ख़तरनाक सी चीज़ होती है, वो बढ़ जाते हैं। तो आप उसमें पहले प्याज डाल के या कोई भी चीज़ डाल के जला रहे हैं, देन यू आर यूजिंग, तो आपने फ्री फैटी एसिड्स तो बढ़ा दिए ना उसके अंदर। तो नहीं, मस्टर्ड ऑयल वैसे बिल्कुल यूज़ नहीं करना। मस्टर्ड ऑयल कभी कभी डीप फ्राइंग के लिए हो सकता है अगर आपको बहुत पसंद है उसका जायका, लेकिन बहुत हेल्दी ऑयल नहीं है, कोई भी हेल्दी ऑयल नहीं है इस वक्त। मेरे ख्याल सिर्फ ऑलिव ऑयल एक है जो कम मिकदार में इस्तेमाल करना है, वो भी ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा कोई भी ऑयल नहीं जिसको मैं कहूँगी बहुत हेल्दी और ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।